नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार मारोठिया, एसोसिएट प्रोफेसर इतिहास विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। तृतीय वर्ष कला और तृतीय वर्ष ऑनर्स आधुनिक भारत का इतिहास पेपर, और हम पढ़ रहे हैं रेगुलेटिंग एक्ट। 1765 से लेकर 1772 तक बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना हुई। जिस राजनीतिक और व्यापारिक स्वप्न को लेकर ये द्वैत शासन किया गया, ब्रिटिश हुकूमत की दृष्टि से ये राजनीतिक उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो पाई, और इस कारण से हम देखते हैं कि 1772-73 में लोन भी लेना पड़ा, और इन सब के कारण 1773 में गवर्नर जनरल का पद सृजित हुआ। वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के गवर्नर 1772 में बनकर आए और 1773 में उन्हें गवर्नर जनरल बना दिया गया। रेगुलेटिंग एक्ट की कुछ धाराएं थी जिसको हमने पिछले अध्ययन में पढ़ा था। अब जब ये एक्ट लागू कर दिया गया तो ये निश्चित है कि कोई भी व्यापारिक या आर्थिक उद्देश्य को लेकर अगर एक्ट लागू किया जाता है तो मेरिट्स और डिमेरिट्स उसके पैरेलल चलते हैं। अंतोगत्वा सुधार की प्रक्रिया पर अगर फोकस किया जाता है तो फिर डिमेरिट्स को, यानी उनके नुकसान को धीरे धीरे रिमूव किया जाता है, और यदि ऐसा नहीं कर पाए तो संपूर्ण नियम विड्रॉल करना पड़ता है। रेगुलेटिंग एक्ट की धाराएं में हमने पिछले उसमें पढ़ी थी। इस बार हम अध्ययन करेंगे कि रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग का मतलब रेगुलेटर, कंट्रोलर, जैसे हमारे गैस के रेगुलेटर आता है, पंखे में रेगुलेटर होता है जो उसकी हवा की गति को निर्धारित करता है, गैस में प्रवाह को निर्धारित करता है, ठीक ऐसे ही रेगुलेटिंग एक्ट शक्ति को निर्धारण कर रहा था। अब गवर्नर जनरल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, भारत सचिव, शेयर होल्डर्स और तीनों व्यापारिक कंपनियां बम्बई, मद्रास और कलकत्ता, यहीं पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी विचरण कर रही है। लेकिन प्लासी का युद्ध जीता है और बक्सर का युद्ध जीता है, द्वैत शासन की स्थापना की है, इसलिए अब हम उसे एक व्यापारिक कंपनी नहीं कह सकते, क्योंकि बंगाल में उन्होंने पूरा राजनीतिक होल्ड किया है, किंग मेकर बने हैं, 3 राजाएं परिवर्तन किए हैं अपने इच्छानुसार, 3 नवाबों को उन्होंने हटाया और लगाया है। इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि रेगुलेटिंग एक्ट के कुछ दोष भी हम बिंदुगत कर लें। देखिए, ये दोष, पहला दोष, जैसे हमने कहा, पिछले बताया था कि 500 पाउंड से ज़्यादा बदलकर 1000 पाउंड कर दिया था शेयर होल्डर्स के लिए, जो कंपनी के संचालकों को चुनने का अधिकार रखते थे। अब कोई आर्थिक संपन्न है लेकिन उसकी सोच बहुत विस्तृत है, वह मत देने से वंचित हो गया। ये एक था, यानी कंपनी को संचालक मंडल को चुनने के लिए पूर्णतः आर्थिक संपन्न होना आपका आवश्यक था। तो जो 1765 से 1772 तक गवर्न करते आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी को नुकसान पहुंचाए थे, वो अब मत देने के अधिकारी हो गए। पहला दोष सामने जो नजर आ रहा था मोटा मोटा, जिनकी वजह से कंपनी नुकसान चली थी, आज उन्हें कोई मताधिकार का उपयोग करना पड़ गया, मौका मिल गया। कंपनी के मामलों पर संसद का प्रेरण जो था, पर्याप्त नियंत्रण स्थापित नहीं हो पाया जितना उनका होना था। कंपनी की रिपोर्ट ब्रिटिश सरकार को भेजनी तो पड़ती थी, लेकिन उस पर यथासंभव कोई भी कार्रवाई या कोई भी प्रशासनिक कदम नहीं उठ सकता था। गवर्नर जनरल को उतनी शक्ति नहीं दी गई थी जितनी उन्हें थी। कुछ मसलों पर उसे शक्ति थी, विदेशी संबंध स्थापित करना, विदेशी बनना, लेकिन काउंसिल के 4 सदस्यों में से अगर 3 सदस्य भी गवर्नर जनरल के विरोधी थे तो गवर्नर जनरल को वही काम करना पड़ता था जो काउंसिल कहती थी। बम्बई और मद्रास के गवर्नरों और गवर्नर जनरल की उसके काउंसिल का पूरा नियंत्रण स्थापित नहीं हो पाया, यानी बंगाल के गवर्नर जनरल का ना तो गवर्नर पर, अन्य गवर्नर पर, ना उनकी काउंसिल पर कोई उतना निर्धारित नहीं हो पाया।
इसका कारण सीधा सीधा था कि काउंसिल के निर्देशन में ही गवर्नर जनरल को कार्य करने पड़ते थे, वीटो पावर अभी तक नहीं आई थी। एक्ट में सर्वोच्च न्यायालय, बंगाल काउंसिल में और कौन सर्वोच्च है स्पष्ट नहीं था। मैंने आपको पहले भी बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के विषय स्पष्ट नहीं थे कि कौन से विषय सर्वोच्च न्यायालय में जाएंगे, अर्थात प्रांतीय न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के बीच अगर विवाद उत्पन्न हो गया या विषय में विभाजन हो गया तो कौन से विषय सीधा सर्वोच्च न्यायालय अपने ऊपर ले सकता है, अपने पास बुला सकता है, ये इसका पूर्ण अभाव रहा था। इस एक्ट में एक ये भी था कि जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश रखे गए थे 3 और एक मुख्य न्यायाधीश रखा गया था, तो कहाँ ये स्पष्ट कैसे हो सके, किस प्रकार से ये स्पष्ट हो सके कि कौन से कानून के तहत ये किया जाएगा, अर्थात किस कानून के तहत न्याय स्थापित होगा, भारतीय कानून के तहत या ब्रिटिश कानून के तहत। ये एक बहुत बड़ी समस्या है सामने आई थी रेगुलेटिंग एक्ट में। भारतीय कानून कुछ परंपरा, अभिसमय और रीति रिवाज से थी, ब्रिटिश अधिकारी इससे पूर्णतः अनभिज्ञ थे, तो एक जन सामान्य के सामने समस्याएं भी आती थी और इसमें भारतीयों को ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। फैसला सुनाने वाले को किसी प्रकार का कोई भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता था। इस एक्ट के बावजूद बंगाल के नवाबों के अधिकारों में कोई भी कमी नहीं आई थी, यानी व्यक्तिगत जो उनका ऐश आराम था, व्यक्तिगत उनकी सुविधाएं थी, वो वैसी की वैसी चलती रही थी पूर्व शर्तों के अनुसार। तो अब अगर हम बात करें कि नवाब व कंपनी के बीच संबंध कैसे रहेंगे, रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ भी नहीं लगा था। अर्थात रेगुलेटिंग एक्ट उन बिंदुगत मसलों पर पूर्णतः दृष्टिगोचर नहीं हो पाया था, पूर्णतः फोकस नहीं कर पाया था जिस पर उसको की फोकस करना चाहिए था। लेकिन बावजूद इसके हम बिल्कुल नहीं नकार सकते कि रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ गुण नहीं होंगे। ये आवश्यक है कि उस समय रेगुलेटिंग एक्ट आना था 65 से 72 के बीच में जो चला, जिसको मैंने आपको पूर्ण में वर्णन किया, उसके कारण ये आवश्यक हो गया था कि किसी न किसी रूप में ये रेगुलेटिंग एक्ट आना चाहिए। इस एक्ट में पहली बार भारत में ब्रिटिश अधिकृत क्षेत्रों पर कंपनी का शासन, एक व्यवस्थित शासन तैयार किया। ये तो एक बात थी कि एक सिस्टम क्रिएट हुआ। इस अधिनियम द्वारा संचालकों के कार्यकाल में भी वृद्धि की गई। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापित हुई तो न्याय का कहीं ना कहीं उम्मीद को स्थापित हुआ। कंपनी के शेयर होल्डर से वो निकल कर आए कि आप लोग यहाँ हुकूमत करने आए थे या ना कर्मचारी करने आए थे और आपके पास में इतना पैसा कैसे आ गया। एक जांच का विषय ये भी सामने आया था। ये प्रथम अवसर था जब ब्रिटिश सरकार ने यूरोप के बाहर के भूशास्त्र पर शासन का दायित्व ग्रहण किया था। इट इज़ द फर्स्ट टाइम। भारत के प्रशासनिक ढांचे का केंद्रीकरण करने की दिशा में ये पहला कदम था। इट वॉज द फर्स्ट एक्ट। अगर हम भारतीय संवैधानिक प्रक्रिया और उसके विकास को पढ़ेंगे 1947 और फिर भारत का संविधान पढ़ेंगे तो रेगुलेटिंग एक्ट वॉज द फर्स्ट एक्ट। अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश सरकार ने भारत की बदली हुई परिस्थितियों के अनुकूल शासन व्यवस्था स्थापित करने का भी प्रयास किया था। ये भी एक था। इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय कार्यालय का आरंभ हुआ, जिसको ब्रिटिश शासन काल में उच्चतर विकल्प केंद्रीय कार्यालय जरूर बनी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट प्रशासनिक सोच की दृष्टि में विकास के मार्ग पर या विकासशील आर्थिक और प्रशासनिक सोच की दृष्टि में एक बहुत अच्छा था। जहाँ सुप्रीम कोर्ट आई को शेयर होल्डर्स को की फिनिशिंग क्लियरेंस हुई, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चुनाव की हुई, उसके कार्यकाल वृद्धि, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट बना और कंपनी में के जो है खेत भेंट खिल्लत और ये लेने में मना किया गया। तो ऐसा नहीं है कि सुधार नहीं हुआ, लेकिन फिर भी अगर इसमें कोई सुधार हुआ तो 1981 का अधिनियम और आगे पिट्स इंडिया एक्ट बना
उसमें इसको पूर्णतः समाप्त रोकने की कोशिश की गई और ये स्पष्ट कहा गया कि अब धीरे धीरे भारत प्रशासनिक सुधारों की दृष्टि से आगे बढ़ रहा है और उसमें एक बहुत नवीन काम हो रहा है। इस हिसाब से रेगुलेटिंग एक्ट ब्रिटिश सरकार को दिशा निर्धारित करने में, केंद्रीकृत व्यवस्था स्थापित करने में, ब्रिटिश शासन का ब्रिटिश भूभाग के बाहर स्थापित करने में बहुत सफल रहा था। धन्यवाद।